जो बात करने वाले हैं पीएफ के बारे में बात करने वाले हैं, और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ होता क्या है पीएफ। ठीक है, एक बार निकाल लेते हैं पीएफ के बारे में। ये हमारा पीएफ का टॉपिक है। ये रहा। ठीक है बेटा, अब पीएफ हमारे 4 तरह के प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ और पीपीएफ। एसपीएफ होता है सुपर एनुएशन प्रोविडेंट फंड, जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। आरपीएफ जो होता है वो कोई भी एम्प्लॉय को मिल जाता है। यूआरपीएफ भी कोई भी एम्प्लॉय को मिल जाता है। आरपीएफ की फुल फॉर्म है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यूआरपीएफ की फुल फॉर्म है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और पीपीएफ की फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देखिए, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है वो तो बेटा डिफरेंट चीज है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से काट के कुछ हिस्सा जमा कर रहा है, उसको एम्प्लॉयर कुछ नहीं दे रहा, वो कह रहा है अपने फ्यूचर के लिए मैं सेव रखता हूँ, पैसा बचाता हूँ, उसे बोलते हैं पीपीएफ। और पहला पॉइंट है एसपीएफ, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो पीएफ कटता है उस पर किसी को टैक्स नहीं देना, कोई अमाउंट पे टैक्स नहीं देना होता, तो उस पर आपका काम ही खत्म। आपका जो काम है वो आपको काम करना है आरपीएफ पे और यूआरपीएफ पे। देखिए, आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इन दोनों पे हमें काम करना है। और ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किसी भी एम्प्लॉय को मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय पैसा डाल रहे हैं, क्या वो रिकॉग्नाइज है? अगर रिकॉग्नाइज है तो रिकॉग्नाइज वाला प्रोविजन लगेगा, बट यदि वो रिकॉग्नाइज नहीं है तो फिर अनरिकॉग्नाइज वाला प्रोविजन लगेगा। और जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली पेपर्स में आते हैं, क्वेश्चंस में आएगा, वो है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है बेटा, तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की मैं बात करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ और देखिए क्या होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है बेटा, देखिए एक तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा प्रोविडेंट फंड के अंदर, और एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा प्रोविडेंट फंड के अंदर। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है वो तो आपका एग्जेम्प्ट है या टैक्स फ्री है, क्योंकि एम्प्लॉय अपना हिस्सा दे रहा है तो उसे कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा। बट अगर एम्प्लॉयर कर रहा है तो बेनिफिट मिल रहा है, और कितने तक एग्जेम्प्ट होता है? 12% ऑफ सैलरी, या अप टू 12% ले लो, अप टू 12% ऑफ सैलरी, यानी कि सैलरी का 12% तक अगर एम्प्लॉय डालता है तो 12% तक माफ है, और अगर 12% से ज्यादा डालता है तो टैक्सेबल है, यानी 12% तक माफ होगा, और अगर 13% डालेगा तो 1% टैक्सेबल होगा। सैलरी का मीनिंग अभी हम पढ़ेंगे। ये तो हो गया हमारा पीएफ। अब इस पीएफ पे इंटरेस्ट भी मिलता है बेटा, क्योंकि उसने एक अकाउंट खोला है। अब जब उसने अकाउंट खोला है तो ऐसा तो नहीं है ना सेविंग आप कर रहे हो उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, रिटर्न तो मिलेगा कुछ ना कुछ। तो जब रिटर्न मिलेगा तो रिटर्न जो होता है वो 9.5%, अप टू लिख लो, अप टू 9.5% तक एग्जाम्प्ट है। यहाँ पर 12% एग्जाम्प्ट है और यहाँ पर 9.5% एग्जाम्प्ट है। ठीक है बेटा, और जब ये पूरा अमाउंट निकालता है एम्प्लॉय तो वो पूरा टैक्स फ्री होता है। जब एम्प्लॉय विड्रॉ करेगा तो वो आपका टैक्स फ्री होगा। ठीक है, और जो एम्प्लॉय का हिस्सा होता है टैक्स फ्री वाला, इसके डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C के अंदर, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो हमारा ये आरपीएफ वाला प्रोविजन है कि जो एम्प्लॉयर पैसा डालता है एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में, उसका 12% तक माफ है सैलरी का,
और इंटरेस्ट उसका 9.5% तक माफ है। और सैलरी का यहाँ पे जो मीनिंग है, सैलरी का जो मतलब है वो है बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस परसेंटेज कमीशन। अब अगर आपको याद हो तो इसमें डीएनएस अलाउंस जो है बेटा वो आपका फॉर्मिंग पार्ट नहीं है, पूरा है। ठीक है, यहाँ पर इसमें फॉर्मिंग पार्ट लिखा हुआ है, बट आरपीएफ के अंदर इसका पूरा आता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए यार। तो इसमें जो डी है वो फॉर्मिंग पार्ट है, ठीक है, जो नोट्स में ठीक है। तो यहाँ पे जो सैलरी लेगी हमें, सैलरी के अंदर बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट और परसेंटेज कमीशन, इसका 12% लेना है। क्लियर हो गया पॉइंट? एक निशा और सागर को छोड़ के बाकी सबको क्लियर है? किसी को डाउट है बताओ, बोलो। निखिल? नहीं सर। हो गया सर एक और बार सर समझा दो। वो विदाउट टैक्स फ्री जो लिखा हुआ है आपने सैलरी के ऊपर, वो वाली लाइन क्या बताई थी आपने, वो समझ नहीं आई। सैलरी के ऊपर विदाउट विड्रॉ, ये कह रहा है मैं विदाउट नहीं है, विड्रॉ है। मैंने ये बताया कि जब एम्प्लॉय ये पैसा निकालेगा, देखो आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो, ये यस देखो सर। आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। अब यस सर। ऐसा थोड़ी आप पैसा जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप निकालोगे नहीं उसे, अभी तो निकालोगे। हाँ। तो जब आप वो पैसा निकालोगे तब वो टैक्स फ्री है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, पूरी एग्जेम्प्ट है, उस समय कोई टैक्स नहीं देना। पहले टैक्स देना है। पहले देना है, वो भी सिर्फ एम्प्लॉयर वाले कंट्रीब्यूशन में 12%। और सर एक और चीज पूछनी थी, बोलो। जो पीएफ होता है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही करते हैं जमा? हाँ बेटा, वो दोनों जमा करते हैं और मिलता वो एम्प्लॉय को ही है। क्यों सर, दोनों क्यों करते हैं? जैसे आपने सुना होगा जब आप जॉब करने जाते हो या आपने जॉब के बारे में सुना होगा किसी का, तो बोलते हैं ना उसकी सैलरी 12,000 है बट इन हैंड उसे 11,000 मिलेगी। सुना है हाँ आपने? सुना है। बोल रहे ना सैलरी मेरी हाँ। 12,000 है भाई, इन हैंड मेरे को 11 मिलेगी, 1,000 मेरे कट के पीएफ में जा रहे हैं, बोलते हैं ना ऐसे, सुना होगा। हम्म। तो वो जो 1,000 रुपए कट रहे हैं एम्प्लॉय के, वो 1,000 नहीं जा रहे, 2,000 जा रहे हैं। 1,000 रुपए एम्प्लॉयर भी डाल रहा होगा। ओ तो वो मेन जो सैलरी है वो 13 है। सैलरी उसकी 12 ही बताई जाती है, बट जो पीएफ होता है उसमें एम्प्लॉयर का भी हिस्सा जाता है, तो इस वजह से वो डबल जाती है, मतलब एक तरीके से ये मान लो। तो वो मतलब उसी का होता होगा ना, उतना तो वो काम करता होगा तभी उसको इतनी मिलेगा वो मिलती होगी। एम्प्लॉय को ही। यदि एम्प्लॉय 5 महीने बाद छोड़ता है तो 2,000 के हिसाब से 10,000 रुपए मिलेगी उसे प्लस इंटरेस्ट। ओके। क्लियर? यस सर। और बताओ भाई हर किसी को। जगह अलग अलग होते होंगे ना ये चीज तो। ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं, जब तो अलग अलग लिखा है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अलग है, एम्प्लॉयर का अलग है। हम्म। ठीक है, और बताओ भाई। और किसी का नहीं है? ठीक है बेटा। अब बात हो गई पीएफ की, आरपीएफ वाली बात। अब करते हैं बात यूआरपीएफ की। देखिए, जब आप यूआरपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हो, चाहे एम्प्लॉयर कर रहा हो चाहे एम्प्लॉय कर रहा हो, तो पता नहीं चल पाता, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज तो है ही नहीं। जब रिकॉग्नाइज ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि कहां पर आपने इन्वेस्ट करा है वो पैसा, कौन से पीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करा है। इस वजह से वो उस समय पकड़ा नहीं जाता, पता नहीं चल पाती इनकम टैक्स को कि आपने पीएफ में पैसा जमा किया है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हो गया एम्प्लॉयर का, इंटरेस्ट वाला हिस्सा हो गया। यहाँ पर वो पकड़ा ही नहीं जाता, तो इसलिए वो सैलरी के अंदर ऐड नहीं हो पाता। ये बात क्लियर? लेकिन जब वो पैसा निकाला जाता है, जब वो पैसा निकाला जाता है तब वो नोटिस में आ जाता है, और जब वो पैसा निकलता है उस समय वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है, एम्प्लॉयर वाला हिस्सा। यानी जब यूआरपीएफ में पैसा निकाला जाएगा, इकट्ठा पैसा जो हो गया है आपका यूआरपीएफ अकाउंट में, जब उसे विड्रॉ करेगा एम्प्लॉय, तो उस साल की सैलरी में वो सारा अमाउंट उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात?
सर एक और बार समझा दो। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि यूआरपीएफ के अंदर महीने महीने हम पैसे डाल रहे हैं, ये बात समझ आ गई आपको? हाँ सर। जब महीने महीने हम पैसे डाल रहे हैं तो यूआरपीएफ के अंदर रिकॉग्नाइज तो वो है नहीं, इसलिए पकड़ा नहीं जाता कि पैसा डल रहा है या नहीं डल रहा। पता नहीं चल पाती इनकम टैक्स को, सीबीडीटी को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को, कि वो पैसा डाल रहे हैं। ये बात समझ आ गई इतनी? हाँ। अब जब पता ही नहीं चली तो टैक्स कैसे ले, कैसे सैलरी के अंदर ऐड करें? प्रॉब्लम है। इसलिए वो सैलरी के अंदर जब हम डालते हैं पैसा, एम्प्लॉयर डालता है या एम्प्लॉय डालता है यूआरपीएफ के अंदर हर महीने, तो पता नहीं चल पाता, इसलिए वो सैलरी में ऐड नहीं हो पाता। इतनी बात क्लियर? यस सर। अब उसके बाद जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा 10 साल, 20 साल, 30 साल, जितने भी टाइम वो काम करेगा उस कंपनी में, तो 30 साल बाद जब छोड़ेगा तब तो पैसा निकालेगा। और जब वो पैसा निकलता है तब वो नोटिस में आ जाता है। तो जिस साल वो पैसा निकालता है उस समय वो नोटिस में आ गया, इसलिए वो उसी साल पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है। ओके सर। क्लियर? चलिए बेटा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4.40 इलस्ट्रेशन नंबर हम इसे करने वाले हैं, और इसके अंदर पीएफ वाला पॉइंट भी आएगा और आपका कार वाला पॉइंट भी आएगा, तो दोनों करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखिए बेटा, क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ श्री रामकृष्ण। रामकृष्ण नाम का कोई एम्प्लॉई है जो कि एक फर्म में मैनेजर है, और उसकी आपको पर्टिकुलर्स दे रखे हैं सैलरी के बारे में, और इन सैलरी के पर्टिकुलर से हमें उसकी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है। टैक्सेबल सैलरी पूछ रहा है, बट हम जो है अभी ग्रॉस सैलरी तक काम करेंगे, क्योंकि हमने अभी आगे के प्रोविजन और पढ़ने बाकी है। तो ग्रॉस सैलरी तक हमें काम करना है बेटा, और ग्रॉस सैलरी करते हैं। कैसे निकलेगा देखिए। ठीक है, जैसे अभी तक करते हुए आए वैसे ही आगे करेंगे। ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है तो अपने दो कॉलम का हमने फॉर्मेट बना लिया छोटा सा, और यहाँ पे ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं मिस्टर राम किशन की। मैं पूरा डाई लिख रहा हूँ, ग्रॉस सैलरी। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है मुझे गिवन है वो है बेसिक सैलरी। और बेसिक सैलरी जो गिवन है बेटा क्वेश्चन के अंदर, जिनके पास बुक है वो मेरे को बता भी सकते हैं, 23,400 पर मंथ है। 23,400 रुपये पर मंथ है। ठीक है, 23,400। तो 23,400 आपकी सैलरी है मंथली, और 12 महीने की कितनी हो जाएगी? इसे 12 से इंटू कर देंगे तो आपकी पूरे साल की सैलरी आ जाएगी, जो सॉल्व करके आएगी 2,80,800। और आप निकालोगे तो ये आनी चाहिए बेटा 2,80,800 रुपए। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है डीएनएस अलाउंस, जो कि आपके 4,000 रुपए महीने के, तो डीए 4,000 पर मंथ है, और पूरा का पूरा रिटायरमेंट बेनिफिट का है, तो आपका 48,000 रुपये हो गया साल का। इसके बाद अगली बात करें तो अगली बात है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो 2880 रुपए है। तो आपके कंट्रीब्यूशन से तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें जो मतलब है, जो हमने प्रोविजन अभी पढ़ा है, मैंने आपको बताया था एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का 12% तक माफ होता है। तो जो चौथा पॉइंट है हमारा, उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दे रखा है 2880 रुपए पर मंथ। देखिए आरपीएफ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 2880 रुपए पर मंथ, तो 12 महीने का कितना होगा? एक बार आप कैलकुलेट करके बताइए मुझे कोई बच्चा। 2880 रुपए इंटू 12 कितना आएगा? 34,560। 34,560। ठीक है,
अब इसका 12% माफ होता है। ठीक है बेटा, देखिए स्टार्ट करते हैं। आरपीएफ जो आपका बन रहा है वो 34,560 रुपए बन रहा है, और इसमें एग्जाम हम निकालेंगे वर्किंग नोट 1 से। एग्जाम जो हमने अभी पढ़ा है वो हम वर्किंग नोट 1 से निकालेंगे, कितना आएगा। ठीक है, इससे अगला पॉइंट जो है वो है आपका इंटरेस्ट जो मिल रहा है आपको 13% मिल रहा है, 46,800। देखिए ये चीज आपको सही से समझनी है। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 46,800 इंटरेस्ट है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इतना तो पीएफ भी नहीं बन रहा, इतना इसका इंटरेस्ट बन रहा है। क्या पता इसका बहुत मोटा अमाउंट हो गया हो, काफी साल से डाल रहा हो, हर साल इतना डालता है। माइनस एग्जाम। अब एग्जाम समझना आपको कैसे करना है। देखिए बेटा, ये 46,800 जो है ये 13% है और क्वेश्चन में गिवन है, और हमारा जो मार्क है वो 9.5% तक है। सबसे ज्यादा जो मार्क होगा वो 9.5% होगा बस। या तो आप इसका सीधा 3.5% निकाल के टैक्सेबल लिख सकते हो, या फिर इसमें से ऐसे करके 9.5 एग्जाम कर लो पहले। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, एक बार मेरे को बताइए। 36,18 36,000 34,200 आ रहा है मे भी। सही है। यस सर। 34,200 बेटा इसका माफ हो गया तो कितना टैक्सेबल होगा, 600, 12,600 टैक्सेबल होगा। क्लियर हो गई ये बात? पहले मेरे को ये बता दीजिए, क्लियर हो गई? यस सर। अगला पॉइंट जो हमारा है वो है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस जो दे रखा है बेटा वो दे रखा है आपको 7,200 पर मंथ। देखिए जो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है वो 7,200 पर मंथ मिल रहा है। इसका मतलब टोटल 12 महीने का कितना हो गया, 72,000 और 14 72,000 86,400 रुपए। और इसमें से एग्जाम कितना है वो हमारा निकलेगा स्टार 2 से एग्जाम। इसका तो वर्किंग नोट ही बनेगा, आपको पता ही है। ठीक है बेटा, इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। एचआर के बाद जो अगली बात वो बोल रहा है वो बोल रहा है मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपए महीने का है। तो मेडिकल अलाउंस तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। फुल्ली टैक्सेबल वाले में था ना, याद है? अरे भैया भूल गए। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल वाले अलाउंस के अंदर था, तो इस पे कोई माफ नहीं होता, पूरा का पूरा सीधा सीधा लिखना है 1,000 रुपए इंटू 12, यानी 12,000 रुपए साल का। अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है बस, बट इसका कोई प्रैक्टिकली करा नहीं है, इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है श्री राम किशन जो है उसे कंपनी ने एक मोटर कार दी 1.3 लीटर की, और हमने जो बात की थी 1.6 क्यूब कैपेसिटी से जो छोटी, मतलब 1.6 से जो कम होती है उसे हम छोटी गाड़ी बोलते हैं, है ना, स्मॉल कार, याद है? और 1.6 से ज्यादा जो है उसे बोलेंगे लार्ज। तो ये छोटी गाड़ी है बेटा, और वो यूज हो रही है, वो ऑफिस के लिए भी यूज होती है और प्राइवेट के लिए भी यूज होती है, यानी वो पार्सल यूज होती है, कुछ टाइम ऑफिस के लिए कुछ टाइम घर के लिए भी यूज होती है। और इसमें क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस द रनिंग एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आर 40,000। देखिए मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि यदि ऑफिशियली और पर्सनली दोनों यूज हो रही है तो हमें जो कार का टैक्सेबल अमाउंट लेना है वो 1,800 रुपए लेना है, अगर छोटी गाड़ी है तो 1,800 रुपए महीने का। जिनको नहीं पता प्लीज ये वाली वीडियो देख लेना, कार वाली, ठीक है? उसका वीडियो का नाम है परक्विजिट्स फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, उसमें आप देख सकते हो, इसका सजेस्ट डाल दूंगा मैं इस वीडियो में, देख लेना। कार का तो था 1,800
छोटी कार का था और 1 महीने का था, तो पूरे साल का हो जाएगा 1800 इंटू 12। और यही अगर 1.6 सीसी से ऊपर की गाड़ी होती तो कितना होता, 2400 रुपये। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि वो गाड़ी जो यूज हो रही है वो पार्सली यूज होनी चाहिए ऑफिशियली और पार्सली यूज होनी चाहिए प्राइवेटली। क्लियर। और साथ में और चीज बता देता हूं कि यदि वो ड्राइवर भी देता साथ में तो ड्राइवर के 900 रुपये महीने अलग से जुड़ते, ऐड होते अलग से। बट यहाँ पर ड्राइवर की कोई बात कही नहीं गई है, तो 18 और 36 21,600 रुपये आपका गाड़ी का आ गया। और इसका टोटल कर लेंगे तो हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। बट टोटल करने से पहले हमें इसके 2 वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे और ये बात करेंगे इन 2 वर्किंग नोट पे। ठीक है बेटा, वर्किंग नोट 1 आरपीएफ का जो आज ही क्लास में सीखा है हमने, और वर्किंग नोट 2 एचआरए का। क्लियर। ये सेशन 2 मिनट का बचा है, वर्किंग नोट बना देता हूँ नहीं तो वीडियो खराब हो जाएगी। समझ गए। देखिए बेटा, स्टार 1 हमें आरपीएफ का बनाना है। आरपीएफ के अंदर पहले सैलरी निकलेगी, और सैलरी के अंदर जो था हमारा एक तो बेसिक था और एक डीए फॉर्मिंग पार्ट था, परसेंटेज कमीशन था। तो बेसिक तो आपका दे रखा है 2,80,800 और फॉर्मिंग पार्ट इसका 48,000, तो ये आ गया 3,28,800। और इसका 12% हमें लेना है। 3,28,800 को 12% निकालो भाई जल्दी से, कितना आ रहा है? 3,28,800 का 12%, 39456। 3,945,6। ठीक है बेटा, 3,945,6 और हमें मिला 34,560। तो पूरा का पूरा एग्जाम हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, नील आएगा। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम एचआरए की। एचआरए में लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्ड। 3 कंडीशन थी। पहली एक्चुअल अमाउंट रिसीव एचआरए की, जो कि आपको मिल रही है पहली वाली 86,400 एक्चुअल अमाउंट। दूसरा आपका है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड है आपका 13,800, 13,800 और सैलरी यही वाली आएगी, तो इसका 10% इंटू 12 माइनस 10%, 32,880। और स्टेट कौन सा इसका? दिल्ली। दिल्ली है तो 50%। तीसरा 50% हो जाएगा इसका 164400। एक बार इसे कैलकुलेट करिए जल्दी से। 13,800 माइनस 32,880, 13,800 माइनस 32,880, 13,800 इंटू 12 है। करो भाई।